हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक के बारे में जो कि गैसेस लॉ है एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा लॉ सीखेंगे जिसको हम लोग बॉयल्स लॉ कहते हैं। राइट? समझेंगे बॉयल्स लॉ क्या है और इसका अलग अलग रिलेशनशिप किस तरह से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये किस तरह से रिलेट करते हैं, किस तरह से आपस में एक गैस के लिए हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, इसको आज बढ़िया से समझेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं वीडियो को। नाउ सो बॉयल्स लॉ, बच्चों इनका पूरा नाम था रॉबर्ट बॉयल। राइट? इसका पूरा नाम है रॉबर्ट बॉयल्स। तो ये फेमस बन गए बॉयल्स लॉ के हिसाब से। बॉयल्स हम लोग कहते हैं सर रॉबर्ट बॉयल। ओके, इन द ईयर 1662 इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा खोज किया या डिस्कवर किया, कह सकते हो। इन्होंने डिस्कवर किया फॉर ए गिवन गैस प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया। ठीक है, एक्चुअली ये डिस्कवर किया कि गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम कैसे बिहेव करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम बॉयल्स लॉ ये कहता है कि फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, for a given amount of gas, the volume of the gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature, तो ये था उनका स्टेटमेंट। राइट? तो अकॉर्डिंग टू हिम उनका मानना था या उन्होंने ऑब्जर्व किए थे गैस के लिए कि अगर तुम सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ले लेते हो, ठीक है, अगर हम लोग कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस लेते हैं, सर्टेन मास ऑफ गैस ले लेते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। बच्चों ये तीनों वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देते हैं और प्रेशर को चेंज करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। मतलब अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। तो जब इस तरह का फैक्टर नजर आता है, जब कोई एक क्वांटिटी या वेरिएबल इंक्रीज करने पे कोई दूसरा वेरिएबल या क्वांटिटी डिक्रीज करता है, तो बच्चों इस तरह का रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। राइट? तो उनका स्टेटमेंट में भी कुछ यही नजर आता है। उनका मानना था कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं तो वॉल्यूम जो है वो प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं डायग्रामेटिकली ओके कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखो बच्चों, सपोज कर लो कि तुमने गैस लिया, एक चेंबर के अंदर में मैंने गैस ले लिया। ठीक है, ये है गैसियस पार्टिकल और मैंने एक चेंबर लिया, उस चेंबर के अंदर में, या सिलेंडर भी कह सकते हो, सिलेंडर के अंदर में मैंने गैसियस पार्टिकल को ले लिया। अब गैस तो रहेगा नहीं ऐसा, ठीक है, वो तो भाग जाएगा मॉलिक्यूल्स, तो उसको एनक्लोज कंटेनर में लेना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे क्या किया हम लोग, इसको ऊपर हम लोग एक पिस्टन डाल दिया। ठीक है, ये एक पिस्टन बन गया। तो ये एक पिस्टन हम लोग यहाँ पे हम लोग दे दिए। राइट? पिस्टन तो देखे होगे ना, साइकिल का पंपिंग जब हम लोग करते हैं तो वहां पे भी एक पिस्टन नजर आता है।
जहाँ पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो पिस्टन नीचे चल जाता है, राइट, या फोर्स अप्लाई करते हैं तो पिस्टन नीचे चल जाता है, राइट। ठीक उसी तरह का कुछ इमेजिन कर लो कि तुमने एक चेंबर या सिलेंडर लिया जहां पे एक पिस्टन रख दिया, ठीक है, और गैस इसके अंदर में सर्टेन गैस है, सर्टेन मास ऑफ गैस है, ठीक है। अब ये मान लो कि गैस ना तो यहां से बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से अंदर आ सकता है, तो मास हो गया फिक्स्ड, मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम लोग मास को चेंज नहीं होने दे रहे, गैस का जितना पार्टिकल्स है उसको हम लोग फिक्स कर दिया। अब देखो टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि जब तुम ये प्रोसेस करोगे तो टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना है, ठीक है, टेम्परेचर को फिक्स रख देना है। सपोज कर लो कि मैं एक रूम के अंदर में बैठा हूं और मैं पिस्टन को पुश कर रहा हूं, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, पिस्टन ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसको हम लोग मेंटेन रखेंगे, उसको चेंज नहीं होने देंगे, राइट। तो देखो होगा क्या कि ये कंडीशन में बच्चों, ये कंडीशन में ये देखो यहां से यहां जो गैस दिख रहा है ये क्या दिखा रहा है, ये जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे, राइट। तो वॉल्यूम को यहां पे मान लेते हैं कि ये V1 है, ठीक है, इस वॉल्यूम को हम लोग V1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहां पे जो पिस्टन के ऊपर एक सर्टेन प्रेशर क्रिएट कर रहा है, हम लोगों ने पिस्टन को यहां पे एक सर्टेन जगह में रख दिया, फिक्स कर दिया, तो यहां पे जो प्रेशर बन रहा है पिस्टन के ऊपर एक सर्टेन फोर्स की वजह से इसको हम लोग P1 मान लेते हैं, तो यहां पे प्रेशर को P1 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो बॉयल्स क्या कह रहा है, बॉयल्स ये बता रहा है कि अगर हम लोगों ने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, टेम्परेचर को चेंज ना होने देते हैं, तब तुम प्रेशर में किसी भी तरह का चेंजेस लाओगे तो उसका इफेक्ट वॉल्यूम के ऊपर कैसे पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक साइड में और एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये सेम सिलेंडर है, ठीक है, ये कंडीशन 1 था, मैं इसका कंडीशन थोड़ा यहां पे चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं बच्चों, मैंने पिस्टन में ज्यादा प्रेशर डाल दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया और पिस्टन P1 पोजीशन से कहां चल गया बच्चों, P2 पोजीशन में पहुंच गया, मतलब प्रेशर तुमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ध्यान दोगे या ध्यान से सुनोगे इस पॉइंट को, यहां पे तुमने फोर्स अप्लाई किया, जैसे साइकिल पंपिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो तुमने पिस्टन के ऊपर भी, ये इनिशियली पिस्टन यहां पे था तो इसके लिए सर्टेन प्रेशर मिलता होगा और उसके लिए सर्टेन वॉल्यूम V1 मिला। अब हम लोग क्या किए, इसी पिस्टन में ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स डाल दिए, ज्यादा ताकत डाल दिए, ठीक है। तब क्या होगा, तब तो ग्रेजुअल से बात है ना, पिस्टन नीचे आएगा। अब देखो बच्चों, पिस्टन नीचे आने पे क्या हुआ, यहां पे देखो वॉल्यूम V1 इतना था, तो क्या वॉल्यूम घट रहा है, यहां पे घट रहा है ना, यस, वॉल्यूम घट रहा है, तो ये बन गया मेरा V2 वॉल्यूम, ठीक है। अब V2 वॉल्यूम क्या हुआ, क्या ये इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, यही हम लोगों को समझना है। जब प्रेशर को मैंने बढ़ाया, बच्चों यहां पे देखो, एक ध्यान से नोट करो कि प्रेशर को मैंने जब बढ़ाया, ये देखो प्रेशर बढ़ गया, मैंने अपवर्ड एरो से दिखाया कि प्रेशर को मैंने इंक्रीज कर दिया, क्या घट गया, वॉल्यूम घट गया। इसी रिलेशनशिप को हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शनल कहेंगे या इनवर्स रिलेशन कहते हैं, जहां पे कोई एक फैक्टर इंक्रीज करने से ऑटोमेटिकली दूसरा फैक्टर डिक्रीज कर जाता है। समझ में आ रहा है, ओके। अब व्हाट अबाउट द पार्टिकल्स बच्चों, तो पार्टिकल्स का क्या करें, ठीक है। तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स जो है वो भी बहुत थोड़ा तो क्लोज इसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पेस तो अब कम हो गया, तो अब ये थोड़ा और क्लोज आ जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को बॉयल्स ने एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया। जब उन्होंने ये चीज को नोटिस किया तो उन्होंने इससे एक लॉ बना दिया। तो वो लॉ क्या है, ठीक है, वो लॉ क्या है, वो लॉ है कि यहां पे देखो प्रेशर जो है बच्चों P और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है,
हम लोग क्या कह रहे थे कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम अगर घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। हम लोगों ने प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर को P1 से P2 में लेके गया, P2 का प्रेशर ज्यादा था, हुआ क्या, रिजल्ट क्या था, ये देखो P2 इज ग्रेटर देन P1 है, रिजल्ट क्या हुआ बच्चों, V2 क्या हो गया, लेसर देन V1 हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन इसको हम लोग कह रहे हैं। तो P प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां पे इनिशियल कंडीशन में P1 रख देता हूं, V1 रख देता हूं फॉर दिस केस, ठीक है, तो यहां पे P1 इज इक्वल टू, अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन को उठाते हैं, हटा देते हैं, तो एक कांस्टेंट लेना है, तो वो कांस्टेंट K लेते हैं इंटू 1 बाई V1 दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, तो दिस इज फॉर द फर्स्ट केस, इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, फाइनली P1 V1 इज इक्वल टू K भी लिख सकते हैं बच्चों, राइट? तो ये किसके लिए हुआ, ये इनिशियल कंडीशन के लिए, ये मेरा इनिशियल कंडीशन के लिए, ये कंडीशन के लिए ये रिलेशन हम लोगों ने पाया कि P1 V1 इज इक्वल टू K। K कांस्टेंट है और यहां पे कौन सा कांस्टेंट हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। रिलेशनशिप में फॉर्मूला में किसको नहीं दिखाई पड़ रहा है, प्रेशर दिखाई पड़ रहा है, वॉल्यूम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर विल बी द कांस्टेंट हियर। तो यहां पे K इज इक्विवेलेंट टू द टेम्परेचर, क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया था, या मान लिए थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? तो P1 V1 इज इक्वल टू K हो गया। अब देखो इसमें देखो बच्चों, अगर मैं यहां पे लिखता हूं P2, या हम लोगों ने क्या लिखे थे, बॉयल्स का स्टेटमेंट, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, फिर से वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, यहां पे बच्चों प्रेशर हम लोग क्या किए, इंक्रीज कर दिए, पिस्टन पहले इतना ऊपर था, अब पिस्टन नीचे आ गया, फोर्स तो तुमने बढ़ा दिया, फोर्स बढ़ने से पिस्टन भी नीचे आ गया, राइट? गैस पार्टिकल्स और क्लोज आ गया। ओके, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, वॉल्यूम यहां पे इतना ज्यादा था, यहां पे और कम हो गया, राइट? तो यहां पे अगर हम लोग P का जगह P2 लिखते हैं और बच्चों V का जगह V2 लिखते हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा, सेम ही है, राइट? P2 क्या डिनोट कर रहा है, फाइनल कंडीशन, तो ये फाइनल कंडीशन मान लेते हैं, ये इनिशियल कंडीशन था और ये मेरा हो गया फाइनल कंडीशन। तो हुआ यूं कि P2 इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को फिर से उठाएंगे तो K लेना होगा, K इंटू 1 बाई V2 लिख सकते हैं, राइट? या हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि P2 इंटू V2 इज इक्वल टू K, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? अब नोट करो, तो यहां पे भी हम लोग देख रहे हैं P1 V1 इज इक्वल टू K, P2 V2 इज इक्वल टू K, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही सेम टेम्परेचर में है, दोनों ही K का वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, ठीक है? देखो बच्चों, P1 V1, अच्छा यहां पे थोड़ा, चलो यहीं पे कर देते हैं, जगह यहां पे बना देते हैं, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, राइट? तो इसको मैं लिख देता हूं, अब तक तो नोट कर लिए होंगे, ये P1 है और ये V1 है। अब देखो, तो हम लोग लिखते हैं P1 V1 इज इक्वल टू K, लेकिन P1 V1 और P2 V2 दोनों ही तो K के बराबर है कि नहीं? तो क्या हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, लिख सकते हैं। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, ये भी तो रिलेशन हो सकता है। सो दिस इज द रिलेशन
जो हम लोग बॉयल्स का स्टेटमेंट से या बॉयल्स लॉ से हम लोगों को पता चल रहा है कि बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा या इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा किससे? प्रेशर से। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इससे क्या रिलेशन मिल रहा है? P1 V1 इज इक्वल टू K, P2 V2 इज इक्वल टू K। तो दोनों ही तो K का वैल्यू दिखा रहा है, कांस्टेंट वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पे P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 K लिख सकते हैं, या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं, या P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करो, देखो यहां पे बच्चों वॉल्यूम और डेंसिटी, देखो मास तो यहां पे कांस्टेंट है, मास तो हम लोग चेंज नहीं होने दे रहे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज नहीं होने दे रहे। देखो यहां पे सपोज कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैंने यहां पे 16 पार्टिकल लिया हुआ है, यहां पे भी 16 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पार्टिकल हो गया। मतलब कहीं ना कहीं से मास यहां पे दोनों में हमको कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रह रहा है, मास भी कांस्टेंट रखना है। ये दोनों प्रोसेस में मास को चेंज नहीं होने दे रहे, ना तो गैस को बाहर जाने दे रहे, ना तो गैस को अंदर आने दे रहे। अब एक चीज सोचो, जब वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो इसका इफेक्ट किसका ऊपर पड़ा? क्या डेंसिटी के ऊपर नहीं पड़ा? राइट? हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या है बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? ये फॉर्मूला तो जानते ही होगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, देखो यहां पे देखो वॉल्यूम, प्रेशर जब तुमने बढ़ा दिया, जब हम लोगों ने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, बच्चों ध्यान से सुनोगे, जब तुमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो क्या हुआ? प्रेशर को इंक्रीज करने पे इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? वॉल्यूम के ऊपर पड़ा। अब वॉल्यूम तो हो गया डिक्रीज, राइट? लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या इसका डेंसिटी बढ़ गया? क्यों? देखो यहां पे अगर मेरा यहां पे इसका डेंसिटी मैं D1 मान लेता हूं तो D1 इज इक्वल टू m बाई V1 है, ध्यान से सुनोगे। अगर इसका हो गया D2 तो D2 इज इक्वल टू m बाई V2 हो गया। अब खुद से डिसाइड करो D1 में V1 ज्यादा बड़ा है या V2 ज्यादा बड़ा है? क्या V1 ज्यादा नहीं है? V2 से V1 का वैल्यू ज्यादा है कि नहीं? मास तो सेम है दोनों में, मास तो हम लोग चेंज नहीं होने दिए। यस, मतलब क्या हुआ कि जब तुमने प्रेशर को बढ़ाया, जब हम लोगों ने प्रेशर को बढ़ा दिया, जैसे P1 और P2, तो यहां पे D1 D2 तुम्हारा डेंसिटी था, तुमने प्रेशर को और बढ़ा दिया, प्रेशर को हम लोग और बढ़ने दिए, राइट? तो प्रेशर बढ़ने से क्या हो गया बच्चों? वॉल्यूम घट गया। अब वॉल्यूम घटने से क्या बढ़ गया? डेंसिटी बढ़ गई। यस, तो ये देखो प्रेशर जब तुमने इंक्रीज किया, मतलब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी भी इंक्रीज कर गया। देखो मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो डेंसिटी भी इंक्रीज कर गया, राइट? समझ में आ रहा है? ओके, तो इससे बनता है और एक नया रिलेशन जो कि हम लोग बॉयल्स लॉ में पुट कर सकते हैं। ओके, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इक्वल टू, मैं देखे यहीं पे आगे कर देता हूं बच्चों, D1 बाई D2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या D1 बाई D2 इज इक्वल टू P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या लिखे थे? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख रहे थे, या P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 लिख रहे थे। तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि D1 बाई D2 इज इक्वल टू P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी बच्चों दोनों डायरेक्ट रिलेटेड, तो दोनों देखो यहां पे भी D1 आ रहा है तो यहां पे भी P1 आ रहा है। अगर इनवर्स होता तो सोच के देखो, जैसे P1 D1 क्या आया? V2 आ गया ना, तो ये इनवर्स रिलेशन हो गया था। लेकिन यहां पे D1 P1 D2 P2 क्या हो रहा है? सेम पोजीशन पे आ रही है,
क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, ये भी न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन है, ओके, कि हम लोग देख रहे हैं प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी और बढ़ गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। ओके, तो ये तो था मैथमेटिकल फॉर्मूला कि किस तरह से हम लोग इसका बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला बना सकते हैं। चलो और एक छोटा चीज बता देते हैं, बॉयल्स लॉ का ग्राफ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो होप कि यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको मिटा लेता हूं। देखो अब यहां पे देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये दोनों के बीच में, तो देखो अब समझते हैं कि बॉयल्स लॉ का ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसमें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम हम लोग लेंगे, राइट। तो बच्चों प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है इसको हम लोग आइसोथर्म कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ डायरेक्टली इस तरह से P वर्सेस V, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। मान लो तुमने 3 टेम्परेचर लिया, एक T1, एक है T2 और एक T3। मान लो कि T3 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। मतलब क्या है, शायद ये 30 है या 20 है या 10 डिग्री है, इस तरह से मान लो, मतलब T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो बच्चों प्लॉट कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। ये देखो ऐसा कार्व जैसा आ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद आएगा T2, उसके बाद आएगा T1। तो यहां पे क्या नजर आ रहा है, P वर्सेस P में जब डायरेक्टली ग्राफ बना रहा है तो ये एक हाइपरबोला बना रहा है। किस तरह का हाइपरबोला बना रहा है, इस तरह का हाइपरबोला हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलैटरल या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बना रहा है, राइट। ये कार्व जैसा आ रहा है, लाइन देखो स्ट्रेट नहीं है, एक कार्व लाइन हम लोगों को मिल रहा है अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायरेक्ट बना रहे। जहां पे देख रहे हैं T क्या है, कांस्टेंट है, T को हम लोग चेंज नहीं होने दिया है, T3, T2, T1 इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। एक्सक्यूज मी। इस तरह का ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोथर्म। दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स आर नोन एज आइसोथर्म। इसको हम लोग आइसोथर्म कहते हैं, ठीक है। जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां पे हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम वाला ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोथर्म। तो ये हाइपरबोला को, ये जो कार्व लाइन आ रहा है बच्चों, इसको हम लोग स्ट्रेट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग और एक प्लॉट बनाएंगे P वर्सेस 1/V का। यस, तो बॉयल्स ने तो यही बताया था, P वर्सेस 1/V, यही तो उन्होंने कहा था, राइट। प्रेशर इज इनवर्स, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, राइट। तो तुमने क्या किया, P वर्सेस 1/V बनाई। यहाँ पे P वर्सेस V बना रहे थे तो इस तरह से आ रहा था, अब P वर्सेस 1/V बना रहे हैं, तब हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तब ये क्या होगा, कुछ इस तरह से जाएगा, स्टार्ट हुआ कुछ इस तरह से जाएगा, राइट। सेकेंड T3 वाला जो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन में रहेगा, फिर T2, फिर T1। तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया बॉयल्स लॉ का ग्राफ, ठीक है। तो इसको अच्छा से हम लोग को प्रैक्टिस करना होता है, कभी कभी क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं कि ग्राफ को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये ग्राफ बॉयल्स लॉ से है या चार्ल्स लॉ से है, ठीक है। तो जब भी देखोगे प्रेशर और वॉल्यूम आ रहा है, इसके बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर तुम बना रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्म। इस तरह का ग्राफ को कहेंगे। P वर्सेस V डायरेक्टली लेने से हम लोग जानते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से हाइपरबोला जैसे बन रहा है, मतलब कार्व आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। वहीं पे अगर P वर्सेस 1/V लेते हैं तो यहाँ पे ग्राफ को हम लोग स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल सकता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। चलो और एक तो बता देते हैं, ओके। और एक ग्राफ हो सकता है
मैं यहां बना देता हूं। बच्चों कभी कभी हम लोग PV वर्सेस PV ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, स्ट्रेट हो जाता है। सो T3, T2, T1 ये भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑल दिस ग्राफ्स आर रिलेटेड टू द बॉयल्स लॉ। थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इनवर्स है तो इसलिए डायरेक्टली ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, ये कर्व जैसा आ रहा है। और यहाँ पे P1/V अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। मतलब ये ग्राफ एक अच्छा वाला ग्राफ है, राइट, जो कि डायरेक्टली इंफॉर्मेशन हम लोग को दे सकता है इजी वे से। ओके, सो आई होप ये तुम लोगों को बॉयल्स लॉ समझने में मदद किया होगा वीडियो, राइट। बहुत जल्दी और भी गैसियस लॉ के जितना भी सारे लॉज है वो एक के बाद एक हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।